नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय और आप लोग मेरे साथ मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये मेरा मैथ प्रैक्टिस का 8th क्लास है। और आज हम लोग फिर से 20 संभावित प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। सिर्फ फर्स्ट प्रश्न को ही नहीं, उस प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होगी, उससे जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो का अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर लें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताऊंगा, हर क्वेश्चंस को अच्छे से डील करूंगा, ठीक है। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हो सकेगी उसको हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है 194 टू द पावर 102 प्लस 294 टू द पावर 103 में यूनिट स्थान का अंक कितना होगा, इकाई के स्थान का अंक कितना होगा, तो ये बताना है ना। मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से संबंधित कुछ जानकारियाँ मैं आप लोगों को साझा कर दे रहा हूँ। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट पे 1 या 6 हो, उस पे पावर कितना भी हो, है ना, कोई भी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट 1 या 6 ही आता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग 4 और 9 का बात करें, तो क्या अगर 4 पे पावर ऑड हो, है ना, तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 पे पावर अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट पे कितना आता है, 6 आता है। इस तरह से 9 पे पावर अगर ऑड हो, है ना, 9 पे पावर अगर ऑड पावर हो तो 9 आता है यूनिट डिजिट पे। और 9 पे पावर अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट पे कितना आता है, 9 आता है। इकाई का अंक उसका कितना आएगा, 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा अगर इवन पावर हो, है ना। तो यहाँ यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 2, 3, 7, 8 ये सब में से कोई संख्या है और इस पे पावर है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जो पावर होता है ना, मान लीजिए कि n पावर है तो n को 4 से डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा ना, उसको उसके पावर के रूप में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और अगर ये 4 से पूरी विभाजित हो जाए तो उसके रिमाइंडर को हम लोग कितना रखते हैं, 4 रखते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट हो गया आपका यूनिट डिजिट निकालने के संबंध में, ठीक है। तो इस तरह जो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तो हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं पावर को, दोनों पावर को, ठीक है। और जो हमारा शेष बचेगा उसको हम 4 पे पावर लिख सकते हैं। जब हम लोग को यूनिट डिजिट निकालना हो ना, तो हम लोग केवल ये यूनिट डिजिट वाले नंबर पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये 4 पे पावर कितना है, 4 पे पावर 102 है, ठीक है। और यहाँ 4 पे पावर 103 है। तो अभी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 4 पे पावर इवन नंबर है तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। और 4 पे पावर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 का यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो सारा कॉन्सेप्ट को मैंने आपको 1 मिनट के अंदर बता दिया कि क्या क्या होता है यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक वृत्त की 2 जीवाएँ मीन्स कॉर्ड, ठीक है, AB एंड CD को इस तरह से बढ़ाया जाता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। यदि 7 सेंटीमीटर AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BP इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, PD इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, तो CD की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं पहले कि इसका डायग्राम कैसा होगा, ये क्या बोल रहा है। जिस तरह से क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है उस तरह से हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक सर्कल है, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। मान ली जाए कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो क्या है, O है ना, सेंटर O है। और ये कोड है AB कोड है जिसको आगे बढ़ाया गया है। और ये कोड है हमारा CD, ठीक है ना, इसको भी आगे बढ़ाया गया है, ये P पॉइंट पे मिल रहा है। तो हमको हमारे पास क्या क्या डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, क्या क्या डाटा हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है,
ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी पी इक्वल टू है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी डी कितना दिया हुआ है, पी डी दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। और हम लोग को क्या है कि इसको निकालना है, इसका मान क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। इसका मान हम लोग को सी डी का मान निकालना है, ये सी डी का मान क्या होगा ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है हम लोग समझते हैं पहले। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए पी इंटू बी पी इक्वल टू सी पी इंटू पी डी या फिर डी पी, है ना, पी डी लिख दीजिए, है ना। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक थ्योरम है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो ये इसका एक थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ से ए पी कितना हो जाएगा, ए पी कितना हो जाएगा, ए पी देखो, ए पी टोटल लेंथ है 7 + 4.2, तो ये कितना हो जाएगा 11.2 हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बी पी कितना हो जाएगा, ये 4.2 ये दिया हुआ है। और सी पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सी डी प्लस पी डी, ठीक है। और यहाँ पे पी डी कितना दिया हुआ है, पी डी कितना दिया हुआ है 2.8, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल करें तो 14 से ये 2 बार में, 14 से ये 3 बार में, ठीक है। अब 2 से इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो 2 से ये कितने बार में कट जाएगा 5.6 टाइम्स, ठीक है, 5.6 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ इधर कितना बच गया, इधर हो गया हमारा मल्टीप्लाई होके 16.8, और इधर क्या हो जाएगा सी डी और पी डी का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो पी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.8। तो इस तरह से हम लोग सी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा 16.8 माइनस 2.8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपको पूछा जाए तो आपको ये थ्योरम दिमाग में रखना है कि ए पी इंटू बी पी इक्वल होगा सी पी इंटू पी डी के बराबर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं है, आप कहीं बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक्स एक्स पर कोई बिंदु है, कितना है 1,4, हाँ बिंदु है जिसका निर्देशांक ये दिया हुआ है, ठीक है। निर्देशांक के प्रतिबिंब, ये थोड़ा सा क्वेश्चंस में मिस प्रिंटिंग है, प्रतिबिंब क्वेश्चंस को हम डायग्राम से समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। इसका प्रतिबिंब का निर्देशांक क्या होगा, किसी बिंदु का निर्देशांक ये दिया हुआ है तो उसके प्रतिबिंब के निर्देशांक क्या होंगे ये हम लोग से पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि ये कोई हमारा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। कोई बिंदु यहाँ पे 1,4 कहाँ होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, 1,4 है। तो इसका अगर इसको हम लोग मिरर मान लें, है ना, एक्स एक्सिस के समक्ष। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अगर एक्स एक्सिस को मिरर मान लें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर बनेगा कहीं, है ना। ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे 1,-4 पे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाता 1,-4। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए ये क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं हम लोग, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब से क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको विजुलाइज करना होता है कि ये कैसे होगा। मान लीजिए 1,4 है तो 1,4 का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 1,4 का प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो 1 का ये इस क्वाड्रेंट में, ये 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, 4th क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग को देखना होगा, ठीक है। तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अलजेब्रा से। क्वेश्चन है कि x इक्वल टू a प्लस 1/a, y इक्वल टू a माइनस 1/a। तो x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2x² y² का मान क्या होगा, ठीक है।
जिनसे हो सकता है वो क्वेश्चंस को इसका आंसर करें, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करें, ठीक है, जिनसे हो सकता है। बाकी मैं जिनसे नहीं हो सकता है उसके लिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखिए और समझिए। x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x² y², ये है ना। तो इसको हम लोग देखने से कुछ लग रहा है ये किसके फॉर्म में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस y² का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस y² का होल स्क्वायर, है ना, माइनस y² का होल स्क्वायर। देखो x² का स्क्वायर x⁴ हो जाएगा, y² का स्क्वायर हो जाएगा y⁴ और माइनस 2ab, तो a के जगह पे कितना है x² है और y के जगह पे कितना है y² है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब इसको हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो a² माइनस b² को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। इसी तरह से यहाँ पे x² माइनस y² है तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये तो फॉर्मूला होता है, सभी को पता होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं x और y का। x का वैल्यू कितना है a प्लस 1/a, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है a माइनस 1/a, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे x का वैल्यू a प्लस 1/a, y का माइनस y तो y का वैल्यू कितना है, यहाँ हो जाएगा माइनस a प्लस 1/a, ठीक है, ये पूरे पे स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1/a प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया और यहाँ a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, इधर 2a बच गया और इधर कितना बच गया 2/a बच गया, ठीक है ना, a से a कैंसिल हो गया और ये हमारा पावर 2 है यहाँ पे। तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जिनसे ये बन पाया बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि सीमा 60 डिग्री की आनति मतलब कि इंक्लिनेशन पर 16 मीटर लंबी डोर से पतंग उड़ाती है, तो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 45 डिग्री हो तो उसके भुजाओं के बीच का अनुपात क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये मान लीजिए कि यहाँ से ये पतंग उड़ा रही है, ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये हाइट जो है, ये हाइट h हम लोग को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कोई पतंग इस तरह से उड़ रही है, तो ये पतंग का जो लेंथ है वो कितना दे के रखा है, ये है डोरी का लेंथ जो है वो, पतंग की डोरी का लेंथ 16 मीटर। हम लोग जानते हैं कि जब ये 60 डिग्री है एंगल, तो ये कितना होगा, ये होगा √3, ये होगा 1 और ये होगा 2, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमारा 2 का वैल्यू दिया हुआ है 16 मीटर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 मीटर। इसी तरह से √3 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। आसानी से आप 1 सेकेंड में इसको देखते ही आंसर कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बस इसमें भी कॉमन सेंस लगाना है आप लोगों को, जिनसे बन सकता है वो बना के ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर करें, ठीक है। क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, क्या। तो ये देखो कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या करना है कि इसको हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ऐड कर दिए इसको। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग इसका एलसीएम लें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आपस में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है।
ये 1 आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसी तरह का प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है, ऊंचाई 20% बढ़ जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी? प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो परसेंटेज का जहाँ भी क्वेश्चंस रहेगा ना, वहाँ परसेंटेज का फ्रैक्शन मेथड आप लोग यूज़ कीजिए और इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। अगर आप परसेंटेज अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा। मान ली जाए पहले बोलता है कि उसकी त्रिज्या 10% की कमी हो गई, मतलब कि ये होता है ओरिजिनल वैल्यू और ये होता है परसेंटेज रिजल्ट। तो 10 का 10% 1, पहले अगर 10 था तो 10 से 1 कम हो गया तो 9 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हाइट का बात करते हैं, अगर ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है। अगर पहले उसकी त्रिज्या 5 थी तो उसका 20% 1 होता है, तो 5 में 20% इंक्रीज हो गया तो उसका त्रिज्या कितना, इसका ऊंचाई कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है? बेलन का वॉल्यूम πr²h, ठीक है। तो हम लोग अगर इनिशियल वॉल्यूम को अगर निकालें तो देखो पाई तो रहेगा ही, आर जो है इनिशियल में कितना था? 10 था, है ना, 10, और एच कितना था? 5 था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे ये कितना आ गया? 10 का स्क्वायर होगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 500 पाई, है ना, 500 पाई, ठीक है। इस तरह से अगर फाइनल देखें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो पहले उसका त्रिज्या 10 था, 10 में 10% की कमी हुई, 10 में 10 का 10% 1 होता है, तो 1 की कमी हुई, तो अब उसका त्रिज्या कितना? 9², ठीक है। और हाइट जो है उसका इंक्रीज कर गया 20%, तो पहले हाइट 5 था, 5 का 20% 1 होता है, 5 का 20% इंक्रीज करने का मतलब है कि 5 में से 1 इंक्रीज कर गया, अब ये 6 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 81 गुना 6, 81 गुना 6 होगा, 6 कम 6 और 8 छक 48, ठीक है, इतना पाई, ठीक है। तो अब देखो अंतर कितने का आया? कमी आ गया ना, पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम ये हो गया, तो वॉल्यूम में कमी आया, कितना का कमी आया? 14 का कमी आया, 14 पाई का कमी आया, ठीक है। तो परसेंटेज कमी होगा, कितना का कमी होगा? 14 पाई, और किस पे कमी हो रहा है? 500 पाई पे, है ना, 500 पाई पे गुना 100, ठीक है। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 100 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 5 से अगर हम लोग 14 को भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2.8%। तो कितने की कमी आ गई? वॉल्यूम में 2.8% की कमी आ गई, ठीक है, 2.8% की कमी आ गई वॉल्यूम में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग इसी तरह से करें। मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा था इसलिए टाइम लग गया, नहीं तो ये 2 मिनट नहीं, ये तो 30 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाता आसानी से। इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है ज़्यादा, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर वो धारा के साथ चलता है तो वो 24 मिनट में अपने स्थान पे वापस आ सकता है। तो बताना है कि तो उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा होगा, ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है, जिनसे हो सकता है वो सॉल्व करके आंसर जरूर करें। मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए धारा के विपरीत जब चलते हैं, धारा के विपरीत मीन्स हमारा चाल क्या होता है? u माइनस भी, जहाँ u क्या होता है? u होता है बोट की चाल या फिर जो तैराक होता है उसकी चाल, और भी होता है धारा की चाल, ठीक है। तो धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो ये चाल हमारा क्या होता है? u माइनस भी, ठीक है। तो u माइनस भी, तो
ये चाल अगर हम लोग को निकालना है तो क्या करना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना होगा। 4 को हम लोग 4 किलोमीटर दूरी हम लोग कितने में तय करते हैं, 1 घंटा 20 मिनट में। तो 1 घंटा 20 मिनट को 1 घंटा 20 मिनट को अगर हम लोग पूरे को घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/3 आवर। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं आसानी से। तो ये 4/3, तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ गया। ठीक है ना। इसी तरह से जब हम लोग धारा के साथ चलते हैं तो उस समय हमारा स्पीड क्या होता है, u + v होता है। ठीक है, u हो जाता है बोट का चाल और v होता है धारा की चाल। ठीक है, तो ये हो गया 24 मिनट में उसी स्थान पे, तो डिस्टेंस तो सेम है 4 और 24 मिनट। 24 मिनट को अगर हम लोग घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2/5 आवर। 24/60 करेंगे तो 2/5 आवर। तो ये 2/5 यहाँ करेंगे, इसको सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ ये दोनों को ऐड करने के बाद, दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद ये v से v कैंसिल हो जाएगा। 2u इक्वल आएगा 2u इक्वल 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसलिए u इक्वल हो जाएगा 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया उस इंसान का स्पीड, है ना, इंसान का स्पीड या बोट का स्पीड, जो भी हो, बोट से अगर तय कर रहा है दूरी तो बोट का स्पीड मिल गया। ठीक है, अब बोलता है कि उस स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में 13 किलोमीटर हो जाएगा, पानी का स्पीड v तो 0 हो गया, तो u कितना हमारे पास है, 13/2, 13 से 2 चला, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 आवर टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों औसत से। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत भार 58 kg है। उनमें से 6 छात्र जिनका औसत भार 45 kg है कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। अन्य 6 छात्र जिनका औसत भार 54 kg है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो कक्षा का नया औसत वजन क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जिनसे हो सकता है खुद से ट्राई करें और नहीं हो सकता है वो मेरा सॉल्यूशन अच्छे से देखें, आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 50 छात्रों का, 50 स्टूडेंट का औसत भार कितना दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है। ठीक है, 58 दिया हुआ है। अब जाने वाले छात्र, जाने वाले छात्र 6 छात्र का औसत वजन कितना, 45। तो हम लोग जानते हैं योग निकाल सकते हैं हम लोग ना, जब हम लोग को संख्या और औसत पता हो तो हम लोग योग निकाल सकते हैं। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 270। ठीक है, अब आने वाले छात्र, आने वाले 6 छात्र, इसका औसत वजन कितना है, औसत वजन है इसका 54 kg, है ना। तो इसके वजन का योग कितना हो जाएगा, 54 गुना 6, जो कि आएगा 324, है ना। तो देखो 6 छात्र गए, 6 छात्र आए, तो टोटल छात्रों की संख्या में कोई कमी नहीं आई, लेकिन हाँ उसके वजन के योग में फ़र्क आया है। तो कितना वजन में वृद्धि या कमी हो गई, देखो पहले वजन का योग था 270, अब हो गया 324। तो वजन जो है वो कितना बढ़ गया, ये 54 बढ़ गया, है ना, ये 54 बढ़ गया। तो देखो 54 जो वजन बढ़ा है वो 50 स्टूडेंट का वजन में से बढ़ा है ना। ठीक है, 50 स्टूडेंट का वजन जो है वो 54 kg बढ़ गया है, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या जो है अल्टीमेटली चेंज नहीं हो रहा है ना। तो एवरेज इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज कितना में होगा, 54 भार इंक्रीज हो, 54 kg इंक्रीज हुआ 50 में से, तो इसको अगर भाग देते हैं तो 1.08 आया, मतलब इतना इंक्रीज कर जाएगा। तो पहले कितना एवरेज था, पहले एवरेज था 58, तो 58 प्लस 1.08 यानी कि 59.08 kg, ये हो जाएगा अब क्लास का नया एवरेज। ठीक है, ये हो जाएगा क्लास का नया एवरेज। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। और ये एकदम बेसिक से बताए हैं, कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बेसिक तरीके से आप लोगों को मैंने बताया है। चलिए ठीक है,
आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो आप स्टडी फॉर गोल्स टीम से या फिर हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट डेली डाउट पूछते हैं, तो आप भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हाल फिलहाल में CGL एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 8r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 1 इक्वल टू 1/14, देन द वैल्यू ऑफ r प्लस 1/r का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 1 इक्वल टू 112r, 14 8 बरतल से पहाड़ आप लोग को आता होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये देखो हम लोग को क्या निकालना है, r स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 8r को उधर ले जाते हैं तो 120r। ठीक है ना, 120r। अब इस r से इधर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड जो है r से डिवाइड कर देते हैं, तो ये r हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस r हो जाएगा और ये हो जाएगा 120। देखो हम लोग को क्या चाहिए था, r प्लस 1/r, क्या होगा आंसर 120। कितना जल्दी सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आपको बस कोई कोई क्वेश्चंस में तुरंत से आपको दिमाग लगाना है कि इसमें क्या किया जाए कि आप तुरंत आंसर कर सकें। ठीक है, तो इस तरह के अभी लगातार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछे गए हैं, तो आप इसको जरूर से जरूर देख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, चतुर्भुज का क्वेश्चन है। ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण जो है, विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और विकर्ण AC पर शीर्ष B तथा D से बनाए गए लंब का योग 10 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जिसको इनका ये चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट पता होगा उससे तो तुरंत हो जाएगा, और अगर नहीं पता है तो आप 2 मिनट इसको देख लीजिए क्या होता है। मान लीजिए कि ये कोई सीधा लाइन भी नहीं खींचा जा रहा है। ठीक है, ये कोई चतुर्भुज है, ये कोई चतुर्भुज है। ठीक है, अब ये कोई इसका विकर्ण है, डायगोनल है। ठीक है, तो इसके अपोजिट शीर्ष से मीन्स यहाँ से मान लीजिए कि ये H1 है और यहाँ से ये H2 है, ये H2 है। ठीक है, ये पता हो, मान लीजिए कि ये है ABCD। ठीक है ना, तो AC जो विकर्ण है उस पे जो अपोजिट वर्टेक्स है उससे जो लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी है। ठीक है, ये जब हम लोग को पता हो तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 विकर्ण AC इंटू H1 प्लस H2। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है कि ये तो AC विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है और ये H1 प्लस H2 का लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 विकर्ण कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और H1 प्लस H2 का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो ये 10 से 2 से ये 12 बार में, तो ये 120 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूला को जानते हैं तो आप 10 सेकंड में इसका आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसका रिवीजन, जितना भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनका एक रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है ना, अच्छे से रिवीजन आपका हो जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग में से जो आंसर करेंगे उसका तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हल कीजिए, आप लोग इसका आंसर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है इफ़ 2 पे पावर x इक्वल टू 3 पे पावर y, 2 पे पावर x इक्वल टू 3 पे पावर y एंड 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 1, देन फाइंड 2x प्लस 3y। ठीक है, 2x प्लस 3y का वैल्यू हम लोग को निकालना है। कैसे बनाएंगे इसको, चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, लेट 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू k, है ना, क्योंकि 2x और 3y 2 टू पावर x इक्वल है 3 टू द पावर y के, तो दोनों के बदले मैंने क्या मान लिया, k मान लिया।
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पे पावर x इक्वल टू के हो गया और 3 पे पावर y इक्वल टू के हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग को यहाँ पे 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, k पे पावर 1x हो जाएगा। अगर आप घातांक और करनी अच्छे से पढ़े हैं तो ये आप समझ सकते हैं। और 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k पे पावर 1/y हो सकता है, ये 1/y हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग को 2/x प्लस 3/y का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ 2/x प्लस 3/y का कोई टर्म आए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें ना दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, इसमें दोनों साइड स्क्वायर करते हैं और इसमें दोनों साइड क्यूब करते हैं। देखो जब इस तरह से पावर है तो क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा k पे पावर 2 इंटू 2/x, है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा k पे पावर 3/y। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में? ठीक है, अब क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 27 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते, 8 7 56 के 6 और 8 दूनी 16 और 1 16 और 5 21 216। ठीक है, और इधर देखो इसको अगर गुना करते हैं तो गुना करने पे पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2/x प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई गलत किए हम, हाँ ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 k इंटू के हो जाएगा। तो k पे पावर 2x 3y, है ना। तो ये इसका वैल्यू जो है वो दे के रखा है कितना, 1। तो यार k का वैल्यू कितना आ गया, 216, है ना। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 216। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है k का वैल्यू 216 आ गया, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, 2x प्लस 3y का वैल्यू। ठीक है, 2x प्लस 3y का वैल्यू। तो 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को हम लोग k मान के रखे हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू वैल्यू, इसका वैल्यू k प्लस k यानी कि 2k आ गया। ठीक है, 2k आ गया, तो ये 2k 2 इंटू 216, तो ये हो जाएगा 432। लेकिन हमारे ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा इसको हम रीचेक कर लेते हैं। हाँ गलती हुई है दोस्तों, गलती हुई है। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्क्वायर किए हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्यूब कर दिए थे, हम क्या किए थे, इसको क्यूब कर दिए थे। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितना आएगा, 108 आएगा। यहाँ पे कितना होगा, 108 होगा। ठीक है, ये k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 108, 108, है ना। तो यहाँ पे 2 टू पावर x प्लस 3 टू द पावर x, k प्लस k, तो ये हो गया 2k। ठीक है, 2k, तो ये हो गया 2 इंटू 108 जो कि हो जाएगा 216। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 216। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए निश्चित दिनों में काम का एक टुकड़ा खत्म कर सकता है, बी समान कार्य को स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए 55% अधिक दिन लेता है। ठीक है, उन्होंने 62 दिनों तक एक साथ काम किया, शेष कार्य 31 दिनों में अकेले बी द्वारा किया गया, अकेले बी द्वारा किया गया। अब पूछता है कि ए कितने दिनों में पूरा कर सकता था, काम पूरा कर सकता था अगर उसने अकेले काम किया होता। ठीक है, अगर उसने अकेले काम किया होता तो ए कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कितनी आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जब भी परसेंटेज का बात होना तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, आपको बहुत किस मिल जाएगा। मान लीजिए 55% है ना, तो इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/20। हम बताएं कि फ्रैक्शन में जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है ओरिजिनल वैल्यू और ये होता है परसेंटेज रिजल्ट,
है ना। तो अगर ए बी दो है, क्वेश्चन बोलता है कि ए निश्चित दिनों में काम का एक टुकड़ा खत्म कर सकता है, बी समान कार्य को स्वतंत्र रूप से पूरा करने में 55% अधिक समय लेता है। तो अगर ए 20 दिन में काम कर सकता है तो बी उसी काम को करने में 20 का 55% यानी कि 11 दिन एक्स्ट्रा समय लेगा। तो 11 दिन एक्स्ट्रा समय लेगा मतलब कि वो 31 दिन समय लेगा। ठीक है, ये हो गया इसका इफ़िशियंसी का रेशियो, है ना, 20:31। ये हो गया इसका इफ़िशियंसी का रेशियो। अब क्या है कि ए और बी दोनों कितना 62 दिन साथ में काम किया। ठीक है, और फिर बी क्या किया, बी जो है 31 दिन एक्स्ट्रा समय लेके उस काम को पूरा किया। ठीक है, अगर ये पूरा काम को ए अकेले करता तो कितना समय लगता। देखो, जो काम बी 31 दिन में किया उसको ए कितने दिन में कर सकता था, 20 दिन में। तो यहाँ पे 20 लिख दिए हम लोग। जो काम बी 62 दिन में किया वो ए कितने दिन में कर सकता था, 40 दिन में। 20 दिन में वो 31 के बराबर काम कर सकता है, तो 40 दिन में 62 काम कर सकता है। ठीक है, तो ये टोटल कितना, अगर हम सब ये ए के द्वारा किया गया, ये भी ए के द्वारा, ये भी ए के द्वारा, तो अब सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, है ना। 60 और 62 122 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। 122 इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और कितने आसानी से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इससे संबंधित कॉन्सेप्ट को जानते हैं। जब भी हम लोग को नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए बोला जाए ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या दी गई हो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको लिखते हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 पे पावर p, है ना, a पे पावर b, a पे पावर q और b पे पावर r, और अगर s है s पे पावर ये c पे पावर s, c पे पावर s, इस तरह से इसको व्यक्त करते हैं, है ना। तो अगर हम लोग 2160 लें, है ना, नहीं पहले हम लोग इसका फॉर्मूला को समझ लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। जब भी हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने बोला जाए, जब भी हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों की संख्या निकालना बोला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, p+1 इंटू q+1 1 होगा यहाँ पे, इंटू r+1 इंटू s+1 सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और जब भी हम लोग को इवन फैक्टर्स निकालने बोला जाए, इवन फैक्टर्स, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा p इंटू q+1 r+1 सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, s+1 होगा, फिर अगर कोई पावर और है तो ये जो पावर है उसमें हम लोग एक एक बढ़ा के गुना करते जाते हैं। ठीक है, और ऑड फैक्टर्स अगर हम लोग को निकालने बोला जाए, ऑड फैक्टर्स अगर निकालने बोला जाए तो क्या होगा, ऑड फैक्टर्स में कोई भी सम इवन टर्म्स नहीं होगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। किस में, यहाँ पे रहेगा लेकिन इसमें नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, q+1 r+1 इंटू s+1, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है, 2160 का फैक्टर्स निकालना है। सबसे पहले 2160 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है, तो ये 6 गुना 10। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 2 गुना 3 और ये 5 गुना 2। ठीक है, अब देखो 2 कितने बार आया है, 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार, 2 पे पावर 4 आ गया। 3 कितने बार आया है, 1 2 3 बार, तो 3 पे पावर 3 आ गया। और 5 कितने बार आया है, 5 एक बार आया, तो 5 पे पावर 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि हम लोग इसमें इस तरीके से इसको व्यक्त कर दिए। अब हम लोग को जो निकालने बोला जाए हम लोग निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने बोलता, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने बोलता, तो हम लोग कैसे निकाल लेते, सब जितना भी इस पर पावर है ना, इस पर जितना भी पावर है उसमें एक बढ़ा के गुना कर देना आपस में, तो हो जाता 5 गुना 4 गुना 2, 5 चौक 20 दूनी 40 हो जाता नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन हम लोग को बोला गया क्या गया है, इवन फैक्टर्स निकालने, मतलब कि सम गुणनखंड निकालने बोला गया। तो सम गुणनखंड के लिए ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो सम गुणनखंड अगर हम लोग निकालना है, सम गुणनखंड
सम गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग p का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 इंटू q प्लस 1, q के जगह पे कितना है 3 है, 3 प्लस 1 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 16 इंटू 2 32 आंसर हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा 32। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन में कुछ मिसटाइपिंग था तो मैंने अपने से एडिट कर दिया। यहाँ पे दिया हुआ है ये जो है HCF है 3/4 और 9/16 का। ठीक है, और B जो है वो LCM है 16/5 और 4/25 का। तो हम लोग को ज्ञात करना है A प्लस बी क्या होगा। ठीक है, A प्लस बी क्या होगा। ठीक है, तो जब भी ये इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का मेरा मकसद यही था कि फ्रैक्शन का LCM HCF हम लोग कैसे निकालते हैं, ये चीज़ को हम लोग समझ सकें। ठीक है, तो देखो ये क्या निकालना है हम लोग को, LCM निकालना है, किसका HCF निकालना है। सॉरी, ये जो है वो HCF है, HCF है किसका है, ये 3/4 और 9/16 का। ठीक है, तो जब भी हम लोग HCF निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले पार्ट का LCM निकालते हैं, सॉरी HCF निकालते हैं। HCF निकालेंगे किसका 3 और 9 का, और LCM किसका निकालेंगे, नीचे वाले पार्ट का डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो ये A इक्वल टू कितना हो जाएगा, HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 3, जो दोनों को डिवाइड कर रही है। LCM क्या होती है, LCM होती है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 4 और 16 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 3/16 आ गया। इस तरह से B कितना आ जाएगा, B आ जाएगा LCM ऑफ 16/5 एंड 4/25। तो ऊपर वाले का LCM निकालेंगे तो LCM कितना आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा, और HCF कितना आ जाएगा 5। ठीक है ना, हम लोग को क्या निकालना है, A प्लस बी। तो A प्लस बी हो जाएगा 3/16 प्लस 16/5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 271/80, ये आंसर हो जाएगा 271/80। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गलत वजन का उपयोग करते हुए दाल विक्रेता खरीदारी के दौरान 10% तक की और बेचने के दौरान 20% तक की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ कितना होगा। ये दो तरीके से लाभ कमा रहा है, एक खरीदारी के दौरान 10% तक की, है ना, और बेचने के समय 20% तक की। ठीक है, ये बेईमान दुकानदार सवाल है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगा के आप 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए पहले हम लोग को X% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर Y% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इसका सक्सेसिव होता है X² X%, ये दो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इसका सक्सेसिव होता है X + Y + XY/2। इस तरह से होता है ना, तो by 100। ठीक है, ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। तो हम लोग को पूरा डिस्काउंट प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 10 + 20 + 10 × 20/100। ठीक है, ये ठीक है, तो ये 10 20 30 और 2 32% का टोटल उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव लॉस और गेन का। अगर लॉस होता तो माइनस के साइन होता, और गेन है तो प्लस का साइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि राजन 20 रुपये में 21 कलम खरीदता है और सभी कलम 21 रुपये में से 20 कलम है, ये कलम की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है कि 20 रुपये में वो 21 कलम खरीदता है
तो हम लोग को क्या निकालना होगा, सबसे पहले CP निकालना होगा एक कलम का। एक कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20/21, ठीक है। और 21 रुपया में 20 कलम बेचता है, तो SP निकालना होगा हम लोग को एक कलम का। तो एक कलम का SP कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, वो हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 21/20, ठीक है ना। तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमारा SP माइनस CP, मतलब 21/10 माइनस 20/21। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 41/20 × 21। इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, गुना नहीं करते हैं। तो हम लोग को क्या निकालने बोला है, हम लोग को बोला है परसेंटेज प्रॉफिट निकालने, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने बोला गया है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट बटे CP इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है हमारा 41/20 × 21, है ना। CP कितना है 20/21, और इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। हम लोग 100 से गुना कर देंगे। तो देखो ये 21 से ये 21 चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा, ये 20 से 20 नहीं जाएगा, नहीं, तो 20 से ये 5 बार में, 20 से ये 5 बार में, है ना, 5 बार में, और 5 से ये 4 बार में, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 41/4, ये 5 से 4 बार में चला जाएगा, ठीक है, 5 से 4 बार में चला जाएगा 41/4, 41/4 आने की कितना प्रतिशत, 10.25%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी पूछे जाएंगे तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को एक कलम का क्रय मूल्य निकालना है, फिर हम लोग को एक कलम का विक्रय मूल्य निकालना है, फिर हम लोग को एक कलम में कितना प्रॉफिट हुआ, तो इसी से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस कुछ लोगों का डाउट था कि सर इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं उसको हम लोग कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आप ट्रिक बताएं या फिर अलग मेथड बताएं, क्योंकि फॉर्मूला से बनाने से ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चंस को हम हल करने वाले हैं काफ़ी सरल तरीके से, ठीक है। आप लोग देखिए इसका सॉल्यूशन, और जिनसे हो सकता है वो कमेंट में इसका आंसर भी करें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है इस तरह से है कि एक टेलीविज़न का नगद मूल्य 4020 है, 4020 है, ये 4020 है, ठीक है। एक ग्राहक ने 1500 रुपया नगद दिया, ठीक है, और शेष धन को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में चुकाने के लिए कहा, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, ठीक है। आप किस्त निकालने का फॉर्मूला जानते हैं कि ये मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट है, तो x/1 + r/100, है ना। फिर दूसरी किस्त x/1 + r/100, जब भी समान किस्त में हमको चुकाना होता है, तो यहाँ पे 3 किस्त है। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3 किस्त है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप इस फॉर्मूला से इसको नहीं सॉल्व करें, आपको एक अलग मेथड बता रहे हैं हम, आप उससे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए टोटल कितना नगद दाम है, उसका नगद दाम है जिसमें से वो 1500 रुपया डाउन पेमेंट कर दिया, है ना। तो शेष अमाउंट कितना बचा 2520, है ना। 2520 रुपये को उसको 3 समान किस्तों में चुकाना है। अगर इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता तो राशि कितना होता 840, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 840 3 साल के लिए, है ना। 3 समान किस्तों में चुकाना है, साल या महीना कुछ भी हो, 840 840 840, है ना। लेकिन 840 840 840 तो नहीं देना हम लोग को, यहाँ पे नो कॉस्ट EMI तो नहीं चल रहा है, यहाँ हम लोग को इंटरेस्ट देना होगा। तो पहले साल हम लोग को कितना इंटरेस्ट देना होगा, पहले साल जो है वो हमारा मूलधन कितना होगा 2520, तो 2520 का 5% मतलब कि 1/20, 5% मतलब 1/20, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 126, है ना। अब दूसरे साल कितने पे मूलधन देना होगा, सॉरी कितना इंटरेस्ट देना होगा, दूसरे साल जो है वो जो मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25-20 में से हम लोग को इतना घटा देना होगा,
840 को घटा देना होगा। तो 840 घटा देने के बाद ये कितना आता है, ये आएगा 1680। तो 1680 पे, है ना, 1680 पे एक 5% का इंटरेस्ट, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84 रुपया, है ना। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 84 रुपया। और तीसरे साल में कितना पे हम लोग को इंटरेस्ट देना होगा। अब क्या करना होगा कि 1680 में अगर 840 हम लोग घटा देते हैं तो 840 रुपये पे ही इंटरेस्ट देना होगा 5%। 5% मतलब 1/20। तो ये 20 से ये कितने बार में चला जाएगा, ये 42 बार में, ठीक है, मतलब कि 42 रुपया। ये हम लोग इंटरेस्ट निकाल लिए। पहला साल हमको इंटरेस्ट देना 126 रुपया, पहला साल या पहला किस्त बोलिए। पहला किस्त में हम लोग को इंटरेस्ट देना है 126 रुपया, दूसरा किस्त में हम लोग को इंटरेस्ट देना है 84 रुपया, और तीसरा किस्त में हम लोग को इंटरेस्ट देना है 42 रुपया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है कि किस्त की राशि हम लोग कितना सोच के रखे थे, 840 840 840। तो हम लोग को 840 में पहले साल जोड़ देना होगा 126, है ना, पहला किस्त में। तो पहला किस्त में, पहले महीने के किस्त में ये इसको जोड़ देना होगा। तो ये जोड़ने से कितना आ जाएगा, ये 966। अब दूसरा किस्त में हम लोग को इंटरेस्ट कितना देना है, 84 रुपया। तो 840 में 84 जोड़ दो, 840 में 84 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो आता है ये 924 रुपया। ठीक है, और तीसरे किस्त में हम लोग को कितना इंटरेस्ट देना है, 42 रुपये। तो 840 में 42 जोड़ देंगे तो 882 रुपया। तो टोटल हम लोग उसको पेमेंट कितना कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं 2772 रुपया। ठीक है, ये इतना हम लोग उसको टोटल पेमेंट करेंगे। इसके बदले में 2520 के बदले में 2772 रुपया पेमेंट कर रहे हैं। तो ये 2772 रुपया को हम लोग को 3 बराबर किस्त में देना है। ठीक है, तो 3 बराबर किस्त में देना है, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 तिहाई 27, हाँ 3 दूनी 6, 3 आठी 24, 924। मतलब हमारे पास जो है प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, 924। ठीक है, एक बार और समझिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत ही सही तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। देखो, जो भी किस्त की राशि है, मतलब कि जितना हम लोग को चुकाना है, 4020 रुपये का टेलीविज़न था, 1500 रुपये हम लोग डाउन पेमेंट कर दिए। तो हमारे पास जो जिस पे हम लोग को पे करना है EMI या किस्त देना है, वो हो गया 2520 रुपया। ठीक है, तो 2520 को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, जितना किस्त हो उतने में बांट देते हैं। तो अगर हमको अगर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता तो हम 840 3 नो कॉस्ट EMI में हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो क्या करना है कि 840 तो नहीं देना है, हम लोग को इंटरेस्ट भी देना है 5%, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो क्या करना होगा कि पहली बार जो इंटरेस्ट हम लोग देंगे वो कितना पे देंगे, 2520 का 5%, है ना, तो ये आ गया 126। अब दूसरे बार में क्या करेंगे कि जो 840 था उसको घटा देंगे 2520 में, तो आया कितना मेरा 1680 का 5% इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 84 रुपया। अब तीसरे किस्त में हम लोग क्या करेंगे कि 840 रुपये हमारे पास बच गया है, तो 840 का 5% इंटरेस्ट कितना होगा, 42 रुपया। ठीक है, तो हम लोग जो भी 840 में 126 जोड़ देंगे तो ये हमारा पहले साल का हो गया, पहले किस्त का हो गया, ये दूसरा किस्त हो गया, ये तीसरा किस्त हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग को समान किस्त में चुकाना है, तो ये तीनों को ऐड कर दिए और 3 से डिवाइड कर दिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी कैलकुलेटिव होगा। ये बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पे, तो स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज का परिमाप बताइए, त्रिभुज का परिमाप बताइए, है ना। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, ए, और उसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3/4 A²। ठीक है, और जो कितना दिया हुआ है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये √3 से √3 चला गया और A² का वैल्यू आ गया 36 × 4। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा 6 दूनी 12, है ना, 12 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। और अगर हम लोग को इसका परिमाप निकालना है, तो
परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, ए प्लस ए यानी कि 3a, तो 3a 3 इंटू 12 जो कि हो गया 36, है ना, 36 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग को करके कमेंट में आंसर करना है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न है, नंबर सिस्टम से, बेसिक नंबर सिस्टम से बेसिक क्वेश्चंस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा। अगर ए और बी विषम संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सी सम संख्या होगी? ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी -1, ए प्लस बी +1, ए प्लस बी +2ab। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सी इवन नंबर है ना, सम संख्या है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा आपको आज का क्लास, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए बना सकूं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।